हेलो फ्रेंड्स। तो हमने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 1.2 का 3 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन 4 नंबर से लेकर क्वेश्चन 7 नंबर तक यानी ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, प्रश्नावली 1.2 कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन 4 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि हमको दो संख्या दिया हुआ है 306 और 657। इन दोनों का एचसीएफ हमको निकाल के दिया हुआ है 9। तो हमको ये पूछ रहा है कि एलसीएम ज्ञात कीजिए, यानी कि एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम ज्ञात करने के लिए ये बोल रहा है। तो इसको हम निकालते हैं। तो हमको पहले यहाँ पर क्या क्या दिया है तो ये लिख लेते हैं। ये लिखना ज़रूरी है क्योंकि हमको दिया हुआ है। तो क्या दिया है, तो दो संख्या दिया हुआ है। एक दिया है 306 और दूसरा क्या दिया है, दूसरा दिया है 657। ये दो संख्या दिया हुआ। और इसमें क्या दिया था, इन दोनों का एचसीएफ दिया हुआ था। एचसीएफ बराबर 9 था। ये दोनों थे। अब इसका हमको क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप याद कीजिएगा पीछे हम एक सूत्र पढ़े थे, एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर N1 इंटू N2। ये N1 इंटू क्या, N2 क्या है, तो ये N1, इसका नाम N1 दे दिया है और इसका नाम N2 दे दिया है। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। तो अब इसको हम इस सूत्र पर बैठाते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से है सूत्र। अब देखिए एचसीएफ हमको पता है कितना है, 9 है, तो यहाँ पर 9 रखेंगे, गुना एलसीएम हमको पता है, नहीं पता है क्योंकि यही तो हमको निकालना है, तो यहाँ पर एलसीएम ही लिख देते हैं। N1 कितना है हमको पता है, N1 306 है, यहाँ पर 306 लिख दिए। और गुना में N2 कितना है, 657 है, ये 657 लिख दिए। अब आगे का प्रोसेस करते हैं। अब देखिए ये 9 किस में है, दाएं बाएं तरफ में, ये क्या है, गुना में है, तो ये दाएं तरफ में आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा, सिर्फ एलसीएम बराबर बचेगा और इधर होगा 306 गुना 657, इतना होगा। और बटे में कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ये हो गया। और अगर आप इसको कटाएंगे इन दोनों को तो ये कितने बार में कटेगा, ये कटेगा 9 तिया 27 और 9 चौक 36, यानी कि ये 34 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। तो एलसीएम बराबर आप लिखेंगे यहाँ पर फिर से 34 गुना 657, ये आप लिखेंगे। तो अब इसको और इसको गुना करेंगे तो आपका क्या होगा, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर आप गुना करेंगे तो आपका आएगा, आप गुना करके देखिएगा, 2 2 यही आपका क्या हो गया, एलसीएम, यानी कि आपको जो पूछ रहा था वो कंप्लीट हो गया। ये क्या पूछ रहा था कि एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो इसका एलसीएम क्या हो गया, 22,338। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ कह नहीं रहा, बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन 5 है, जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए n 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। यानी कि ये कह रहा है कि कोई प्राकृतिक संख्या n है, ठीक है, तो 0 पर समाप्त हो सकता है अगर 6n हो तो इसका हम बनाते हैं क्वेश्चन कितने का है ये, तो क्वेश्चन 5 है। ठीक है, क्वेश्चन 5 ये कह रहा है कि एक प्राकृतिक संख्या, मान लीजिए n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या जानते हैं, जिसे गिनती की संख्या को कहते हैं हम प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो ये एक प्राकृतिक संख्या है। तो पूछ रहा है कि ऐसा कोई संख्या है जो कि 6n को 0 पर समाप्त, जैसे कि 10 क्या है, तो ये एक 0 पर समाप्त होता है। ठीक है, लास्ट वाला अंक कितना है इसका, तो 0 है। तो ऐसा ही पूछ रहा है कि 6n क्या 0 पर समाप्त होगा, तो इसका आंसर डायरेक्टली कुछ नहीं होगा, इसमें सिर्फ लिखना पड़ेगा और कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो इसको आप देखिए कि अगर 0 पर समाप्त होता तो उसका गुणनखंड अगर हम निकालते, यानी कि मान लीजिए 10 का आप गुणनखंड निकालते, 10 का गुणनखंड क्या होता, 2 गुना 5, इस प्रकार से होता। तो ये n है तो यहाँ पर n दे दिए, यानी कि अगर 10 पर समाप्त, तो यहाँ पर लिखिएगा चूंकि 0 पर समाप्त होता तो इस प्रकार का गुणनखंड होता। अगर ये 0 पर समाप्त होता तो कुछ इस प्रकार से गुणनखंड होता, लेकिन 6n जो है ये 6n है, तो इसका अगर हम गुणनखंड निकालेंगे तो क्या होगा, ये होगा 2 तिया 6 और
n, तो ये शून्य पर समाप्त हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि शून्य पर समाप्त है, तो नहीं, तो ये क्या कह सकते हैं कि 6n शून्य पर समाप्त नहीं होगा। बस यही इसका आंसर हो गया, इसमें कुछ नहीं था, बस इतना सही था। ये बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर लिए। उसके बाद क्वेश्चन 6 की ओर बढ़ते हैं। ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन 6 कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 30, ठीक है, 13 प्लस 30 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या क्यों है, ऐसा पूछ रहा है। कारण बताओ कि क्यों है भाज्य संख्या। तो ये तो हम जानते, पहले हमको ये परखना होगा कि ये भाज्य संख्या है या नहीं है। चलिए तो इसको हम पहले नोट करते हैं। तो हमको दिया है दो संख्या, उसको जो जो दिया है उसको हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमको आसानी हो क्या करने में, क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो हम यहाँ लिख लेते हैं पहले। क्वेश्चन 6 नंबर है ये। तो मान लीजिए माना, इसको ए मान लेते हैं, ये फर्स्ट वाले की, यहाँ को यहाँ से यहाँ तक का मान ए मान लिए। तो इसमें क्या दिया है हमको, 7 गुना 11 गुना 13 और फिर प्लस है, सॉरी यहाँ पर प्लस है 13, ठीक है, ये ए था। और फिर इधर मान लिए क्या, बी मान लिए, इतना सा को बी मान लिए। तो इसका क्या है, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 और फिर गुना 1 प्लस 5, ठीक है, कुछ इस प्रकार से है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ए वाला पहले हम सॉल्व करते हैं, ए बराबर, तो यहाँ लिखा है 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, ठीक है। तो इसमें यहाँ से यहाँ तक और इसमें कॉमन लीजिए आप। क्या कॉमन ले सकते हैं, तो देखिए इधर भी 13 है और इसमें भी 13 है, ये मतलब यहाँ से यहाँ तक में 13 है, ठीक है। तो दोनों में से क्या कॉमन लीजिए आप, 13 कॉमन ले लीजिए। अब जब 13 कॉमन लिए तो जो बच गया उनको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा 7 गुना 11 और फिर यहाँ पर क्या बचा, प्लस में इधर 1 बच गया, ठीक है ना। तो 13 एकांत 13 ही होना चाहिए ना, तो कोई भी संख्या को 1 से गुना करेंगे तो वही होगा, इतना सा हो गया। तो ये क्या हुआ, पहला हुआ। अब इसको हम कैलकुलेशन करते हैं। तो 11 सते 77, तो यहाँ पर लिखेंगे 13 ब्रैकेट के अंदर 77 और फिर प्लस 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 11 सते 77 किए और प्लस 1 लिख दिए, फिर 77 और 1 78 कर दिए, तो 13 गुना 78 हो गया। तो ये देखिए यहाँ पर आपको लिखना ये है, इसलिए जो ए माने थे, हम ए किसको माने थे, इसको ए माने थे, ये पूरे को, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, एक भाज्य संख्या है। अब भाज्य संख्या क्यों है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि ऐसा कोई संख्या जिसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो, यानी कि ऐसा कोई गुणनखंड जिसका 2 से ज़्यादा हो। जैसे कि मान लीजिए 4 है, तो 4 का अगर आप गुणनखंड निकालेंगे तो कितना होगा, 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। तो इसका गुणनखंड कितना है, 3 ठो गुणनखंड है, ठीक है। यानी कि ये तीनों के पाड़ा से कट रहा है, 2 से भी 4 कट रहा है, 4 से भी 4 कट रहा है और 1 से भी 4 कट रहा है। तो ये इसका क्या हुआ, गुणनखंड हो गया। तो इसको क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे, जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, ठीक है। अब देखो अभाज्य संख्या आता है, अभाज्य संख्या किसको कहेंगे, तो जिसका गुणनखंड दो ठो होता है। 2 ठो का मतलब अभी इसमें भी कोई शर्त है, इसमें ये शर्त है कि 2 ठो हो लेकिन उसका जो हो वो गुणनखंड 1 और वो खुद संख्या हो। जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई 3 है, तो 3 का अगर आप गुणनखंड निकालेंगे तो 1 और 3 निकलेगा, ठीक है। तो देखिए 3 खुद 3 का गुणनखंड है और 1 गुणनखंड है,
ठीक है। तो ऐसा कोई संख्या जिसका कि 2 टू गुणनखंड हो और वही संख्या खुद उसका गुणनखंड हो और उसका एक गुणनखंड हो, ठीक है, एक भी उसका गुणनखंड हो, तो ये दोनों अगर शर्त लागू होता है तो वो क्या होता है, एक अभाज्य संख्या होता है। तो आप समझ गए होंगे अभाज्य संख्या क्या होता है। तो यहाँ पर यही लिखना है कि यह एक भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि इसका 3 टू गुणनखंड है, एक 13 है और एक 78 है और एक भी है इसका गुणनखंड। ऐसा कोई संख्या है जो कि एक से नहीं कटता हो, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं कि ये एक भी इसका क्या है, गुणनखंड है। तो इसका कितना गुणनखंड है, 3 टू गुणनखंड है, इसलिए ये एक भाज्य संख्या है। तो क्या यह भाज्य संख्या है? क्योंकि इसका यहाँ पर 2 से अधिक गुणनखंड है, ठीक है। अब यही प्रक्रिया इसमें भी आप लगा देंगे। तो ये प्रक्रिया इसमें आप लगाएंगे तो किस प्रकार से होगा, ये था, माने थे हम 20 को, और बी में क्या था, बी में था 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। तो फिर यहाँ से यहाँ तक और यहाँ में कॉमन क्या लेंगे, दोनों में देखिए 5 है, तो 5 कॉमन ले लिए और जो बच गया उन सबको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और फिर प्लस में 1 देंगे क्योंकि 5 एका 5 पूरना चाहिए। इतना सा हो गया हमारा। अब देखो इसको सबको गुना करेंगे, तो आप बैठ करके इसको गुना कीजिएगा। हम तो गुना नहीं करते उतना जल्दी से क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। 7 छाक 42, 42 गुना 4 और फिर इससे गुना करो 3 से, 3 से फिर 2 से और 1 और प्लस कर दो। तो इसका हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का अगर गुना करते हैं तो इसका हो जाएगा 1008 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस 1 है, इतना सा हो गया। और फिर अब इसको करना है क्या, इसको अगर आप जोड़ेंगे, सॉरी यहाँ पर 5 भी है, तो फिर यहाँ पर 5 और गुना में इसको जोड़ें तो कितना हो गया, ये इतना हो गया। तो ये भी क्या है, एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसका भी गुणनखंड 3 तो हो रहा है, एक 5 है और एक क्या है, एक 1009 है, ठीक है। और साथ ही साथ इधर एक भी है जो कि मतलब कोई ऐसा संख्या है जिसका एक गुणनखंड नहीं होता है, तो हर संख्या का एक गुणनखंड तो होता ही होता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक भी गुणनखंड है। तो इसको भी यहाँ पर यही लिखेंगे कि अर्थात यह भी एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसका गुणनखंड 2 से अधिक है, ठीक है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इस क्वेश्चन को देखिए आप, ये थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत ही मज़ा देने वाला है ये क्वेश्चन, तो इसको आप ज़रूर देखिएगा अच्छे से। क्वेश्चन 7 कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, पहले इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो मान लीजिए ये क्वेश्चन 7 है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये मान लीजिए कोई खेल का मैदान है और ये गोल वाला खेल का मैदान है, चौकूट वाला नहीं है, ठीक है। तो ये गोल का है, तो यानी कि मान लीजिए वृत्ताकार है। और ये क्या करता है, इस पॉइंट से सोनिया दौड़ना प्रारंभ करती है। तो यहाँ से जब ये दौड़ना प्रारंभ करती है तो इसको यहाँ तक आने में कितना समय लगता है, यहाँ तक आने में 18 मिनट लगता है, ठीक है।
18 मिनट लगता है। लेकिन रवि जब यहीं से दौड़ना स्टार्ट करता है तो इसको सिर्फ 12 मिनट लगता है, यानी कि सोनिया 18 मिनट में दौड़ती है तो रवि 12 मिनट में दौड़ता है। तो अब ऐसी स्थिति में पूछ रहा है कि सोनिया और रवि दोनों एक ही जगह से दौड़ना प्रारंभ करेगा। तो जब दौड़ना प्रारंभ करेगा तो रवि तो स्पीड दौड़ता है तो ये आगे रहेगा और सोनिया पीछे रहेगी, तो ये कब जाकर दोनों एक ही स्थान पर मिलेगा। ठीक है, तो यही हमसे पूछ रहा है। तो इसको कैसे बनाना है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों का हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो 18 यहाँ पर हम निकालते हैं, 18 का पहले गुणनखंड निकालते हैं हम। तो 18 किससे कटेगा, ये 2 से कटेगा, 2 से कट जाएगा, 9 दूनी 18। अब ये किससे कटेगा, ये 3 से कटेगा, 3 तिया 9, और फिर ये 3 अब किसी से नहीं, सिर्फ 3 से कटेगा, तो ये हो गया। तो 18 का गुणनखंड यहाँ पर कितना हो गया, आप लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3, ये हो गया 18 का गुणनखंड। उसके बाद अब किसका निकालना है, अब निकालना है 12 का। तो यहाँ पर 12 का निकालते हैं, 12 2 से कटेगा, 6 दूनी 12, फिर ये 2 से कटेगा, 2 तिया 6, अब किसी से कटेगा नहीं कटेगा, सिर्फ ये 3 से कटेगा। तो यहाँ 12 का गुणनखंड लिखते हैं, क्या है, 2 गुना 3। ठीक है, अब ये दोनों का गुणनखंड तो हम निकाल लिए, अब इसका HCF निकालना है, HCF निकालना है। HCF निकालते हैं तो देखिए यहाँ पर भी एक 2 है और एक 2 यहाँ पर भी है, इसमें 2 2 है, इसमें भी, इसमें 2 तो 2 नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, एक ही 2 कॉमन लेंगे। तो यहाँ से एक 2 और यहाँ से एक 2, तो दोनों का कॉमन 1 2 यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए दूसरा 2 इसमें नहीं है तो 3 लेते हैं, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो एक तो 3 ले लिए। ठीक है, अब कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रहा है, दोनों में नहीं आ रहा है, तो इसको गुना कर दें, 3 दूनी 6, इसका HCF कितना निकल गया, 6 निकल गया। ठीक है, तो HCF तो हमको पता हो गया। अब क्या करना है, LCM निकालना है, क्योंकि LCM से ही पता चलेगा कि वो दोनों सोनिया और रवि किस पॉइंट पर एक जगह मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम वो फॉर्मूला लगाएंगे, HCF गुना LCM बराबर N1 इंटू N2, यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। HCF हमारा कितना निकला है, 6 निकला है, और गुना LCM हमको नहीं पता है, इसलिए LCM यहाँ पे लिखे। N1 हमको पता है कितना है, तो N1 18 है और N2 12 है, तो 18 गुना 12 लिख दिए। ठीक है, अब LCM बराबर आप यहाँ पर लिखेंगे, LCM बराबर 18 गुना 12 बटे 6, तो 6 दूनी 12, ये खत्म हो गया। LCM बराबर आपका कितना हो गया, 18 गुना 2 कीजिए, 18 दूनी 36। ठीक है, तो ये 36 मिनट बाद क्या करेगा, सोनिया और रवि एक ही स्थान पर मिलेगा। ठीक है, तो जहां पर 36 मिनट पूरेगा उस जगह पर सोनिया और रवि एक साथ होंगे। ठीक है, तो यही क्वेश्चन कह रहा था, जो कि ये प्रश्नावली 2.1 कंप्लीट हो गया है, अब पूरा जान चुके हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।